मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स बताया गया है और हमने फाइंड क्या करना है इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के ए इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी ए का जो है ए मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। फिर इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और ये चेक करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द इन्वर्स मैट्रिक्स है, अगर उसको फाइंड किया जाए या 1/a डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाए तो क्या दोनों आंसर बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस पे वर्किंग जो है वो हमने करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम जो ए इन्वर्स मैट्रिक्स है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखते हैं, जो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए ये जो है गिवन मैट्रिक्स उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और पहले इसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं जो कि आता है 3, यानी कि 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3 और 0 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और 3 और 0 का डिफरेंस आया 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या पॉसिबल है, फाइंड कर सकते हैं हम इसे। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हें आपस में तब्दील कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं, यानी 0 तो 0 ही रहेगा और 2 जो है उसका नेगेटिव आ जाएगा -2। तो देयरफॉर जो ए इनवर्स मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 -2 एंड 3 है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो ए डिटर्मिनेंट है इसके साथ, तो ये हमारा आंसर आता है। अब हमने ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/3 इसको तो हम बाहर ही रहने देंगे, 1 0 और -2 3 इस तरह से इसको लिख देंगे। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 एज इट इज़। ठीक है, अब आपको पता है पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 -0 मल्टीप्लाई बाय -2 0। तो ये देख सकते हैं आप कि आपके पास जो है आंसर जो आ रहा है वो ए इनवर्स मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3, 3 -0 3 होता है और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर है। ठीक है, एक तो बात हमें यहाँ से ये क्लियर हो गई। अब हमने ए इनवर्स का जो मतलब यूं कर लेते हैं कि ए इनवर्स जो है इसको तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या आती है। तो 1 एज इट इज़ और ए डिटर्मिनेंट के लिए आपने क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। तो ये जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ही हुआ है कि 1/3 आ जाता है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि 1/3 जो है वो 1/3 जो है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इससे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो हमने देखा वी सी डैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशंस ई क्यू एन इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस जी, 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो और 1/a डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर नहीं है। तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो कह रहे थे कि चेक करना है, हमने कि क्वेश्चन किया गया था कि क्या ये बराबर है, तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखें स्क्रीन पे तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है रिजल्ट, इसमें कुछ इस तरीके से है कि चलिए मैं इसको बल्कि थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ। इसमें इस तरह से है कि एक बी मैट्रिक्स गिवन है हमें और हमने फाइंड क्या करना है, 3b मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और फिर ये चेक करना है कि b मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 3b मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है b मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो फाइंड कर लेते हैं।
बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए हम इसकी एंट्रीज को जो इस तरह की ब्रैकेट्स में पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7। तो हम देख रहे हैं कि बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 3 के बराबर है, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि -3 बी मैट्रिक्स कैसे आएगा। आप बी मैट्रिक्स की हर एंट्री को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को भी -3 से, 1 को भी -3 से, 7 को भी -3 से और 5 को भी -3 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 3b मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो -3b मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, -6 -3 और यहाँ पे -21 और -15 ये लिख दिया हमने। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है -6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -15 से और जो -3 है वो मल्टीप्लाई होगा -21 से। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 6 टाइम 90, ठीक, और 21 ये चूँकि माइनस इंटू माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 3, और 63 और 90 का अगर डिफरेंस लिया जाए तो ये 27 आ जाता है। तो -3b मैट्रिक्स का जो आंसर है वो 27 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और अब हमने ये बात देखनी है कि क्या ये इक्वेशन होल्ड करती है या नहीं करती है। तो हमने देखा कि जो -3 इंटू बी मैट्रिक्स है इसका क्या आंसर आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स का आंसर आया हुआ 3, तो ये बनता है -9। अगर हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमने क्या बात नोट की कि -3b जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर नहीं है किसके, इस -3 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स के, क्योंकि देख सकते हैं आप इसका आंसर -9 आया हुआ है और इधर आंसर 27 आया, तो 27 -9 के बराबर नहीं होता। इसलिए ये रिजल्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि ये होल्ड करता है नॉट इक्वल वाला, कि ये रिलेशन इनमें आपस में क्या है, नॉट इक्वल का आ रहा है। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 4, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा इस साइड में मूव कर देते हैं। देखें अब इस पार्ट में हमें क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है 2b मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो पहले तो 2b फाइंड कर लेते हैं। 2b के लिए क्या होगा कि इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब हमने इस 2b मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है। तो 2b मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, -2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस जो आता है वो 12 आ जाता है। 12 आ गया, एक तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या आंसर आता है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो है, इससे नेक्स्ट हमने बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए 2 1 7 5 को हम इस तरह से ब्रैकेट्स में पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 5 ज़ार 10, -1 7 ज़ार 7, तो ये बी मैट्रिक्स जो आ रहा है उसका आंसर 3 आता है। अब जो रिज़ल्ट लेके आना है, चेक करना है, उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। तो इसके तो हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स जो है इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3, चूँकि बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 के इक्वल है, 6 आंसर आ रहा है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अगर 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, अगर हम फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या बात हमने नोट की कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एक आंसर 12 है, एक आंसर 6 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी सी डैट के 2b मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स। तो देख सकते हैं आपके मैट्रिसेस में ये जो है प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने फिनिश किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो फिल इन दी ब्लैंक्स, हमने ये जो फिलिंग दी यानी एक ब्लैंक जो है स्टेटमेंट के साथ है
ऐसे फिल करना है, इधर देखना क्या इसका प्रॉपर आंसर आ सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी, देन ए डी माइनस बी सी, यानी अगर आप इन दोनों का ए को डी से मल्टीप्लाई करते हो और बी को सी से मल्टीप्लाई करते हो और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो फिलिंग द ब्लैंक है इसमें क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है सेकंड एमसीक्यू है, सॉरी फिलिंग द ब्लैंक है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड में इस तरह से कि इफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज जीरो देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है द डैश ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, चूँकि मल्टीप्लाई की जो हम करते हैं उसके ऑपरेशन के अंदर जो इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का हम चेक कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नहीं एग्जिस्ट करता जब मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होता है। यानी सिंगुलर मींस के उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, तब हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो ये पार्ट भी हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी। पार्ट 4 में अगर आप देखें द एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट रो में 0 और ज़ीरो और 5 भी लिखा हुआ और सेकंड रो में 3c एंड -1 लिखा है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए आप ये करते हैं कि इसका आंसर इधर लिखता हूँ मैं, कि आप जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम को उनके नेगेटिव्स मतलब लिख देते हैं, उनको -1 से मल्टीप्लाई करके उनके जो आंसर आते हैं वो लिखते हैं। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, 5b को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5b आएगा, इसी तरह 3c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3c आएगा और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये बेसिकली हम कहेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है इस गिवन मैट्रिक्स का। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी। पार्ट नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर ऑर्डर इज आल्सो इक्वल, यानी कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर जो होता है वो इक्वल या सेम होता है। बराबर होगा तो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। और ऐड होने के लिए शर्त यह है कि दोनों का ऑर्डर इक्वल है। और इस इधर चूँकि बात की जा रही है इक्वल मैट्रिसेस की, तो इक्वल मैट्रिसेस वही होते हैं जिनका कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी हों और उनका ऑर्डर भी एक जैसा हो। चूँकि यहाँ पे ऑर्डर की बात की जाए तो इसे सेम लिखना ज़रूरी है। इसके बाद इससे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द डायगोनल आर ज़ीरो, यानी कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम जो एंट्रीज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ 5 3, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं। अब नॉन डायगोनल एंट्री में अगर मैं 0 0 लिखूँगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इनमें से जो नॉन डायगोनल एंट्री कोई एक भी एंट्री ऐसी होगी जो 0 नहीं आई तो फिर ये ओवरऑल जो मैट्रिक्स होगा उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके फर्स्ट रो में 4 0 और सेकंड रो में 0 4 है। इस डैश मैट्रिक्स ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है जी? अगर हम देखें तो इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल एंट्री सेम है और 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। इसका मतलब कि ये ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है जी? स्केलर मैट्रिक्स है। इसी के से इसका भी आंसर हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। ठीक है,
नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। यानी दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उस टाइम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद और जो दूसरे मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज की तादाद बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, अब इसके कॉलम्स में बनाता हूँ यहाँ पे 5 4 एंड 7 3, इसके 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इससे जिसे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ उसमें रोज़ की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2। यानी जैसे 3 4 5 ये एक रो बन गई, 0 1 0 ये सेकंड रो बन गई। तो देखें इसके कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के, 2, ठीक है। इस तरह से ये कॉलम्स 2 हैं और इसकी रोज़ कितनी हैं, 2। तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है इसमें अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 6 3 -1 देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, उसकी एंट्रीज की जो पोजीशन है उन्हें चेंज कर दिया जाए। यानी अगर ये 5 6 रो में लिखा है तो 5 6 को मैं कॉलम में लिख दूँ। इस 3 -1 अगर रो में लिखा हुआ है तो इसको मैं सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम बना लूँ। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया जाए। तो फिर जो है जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसे हम कहेंगे कि ये ट्रांसपोज है इसका, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी। पार्ट नंबर 10 अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ रिटन एज। यानी कि मैट्रिक्स ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसे कैसे लिखा जाता है, उसे ऐसा लिखा जाता है कि ए पावर -1 ऐसा लिखा जाता है। अब याद रहे कि अगर फार्मूला पूछ दिया जाता है कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है तो वो आपने याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, सिर्फ हमने रिटन फॉर्म में बताना है कि ए इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कैसे लिखा जाता है। तो वो इस तरीके से है। अब इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, इनको अंडरस्टैंड किया।